हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बीजेटी के शॉर्ट रिवीजन को, है ना। बीजेटी को शॉर्ट में हम रिवाइज करेंगे। जो भी आपने पढ़ा हुआ होगा पहले अपने लेवल के ऊपर, उसको चेक करते जाना। आपके नोट्स में क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, कुछ मिसिंग है तो यहाँ से फिर आप लिख लेना, है ना। ये जो रिवीजन है अगले 20 मिनट के अंदर हम इस रिवीजन को ख़त्म कर लेंगे और इतने ही देर में आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह अलग होते हैं, रिवीजन में आपको इतना सब कुछ करना है। ये जो नोट्स मैं लिखूंगा, जो आपको लिखवाऊंगा, ये आपकी कॉपी के अंदर होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बीजेटी से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ बीजेटी की, तो बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर। ये डिवाइस है, एक्टिव डिवाइस इसको कहा जाता है। यूनिलैटरल है। यूनिलैटरल का मतलब है जैसे ही आप बैटरी की पोलैरिटी चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंगली जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स क्या आ गए बीजेटी की अगर हम बात करें तो पहला तो क्या आ गया, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो पहला पॉइंट आ गया सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, दूसरा पॉइंट आ गया ये एक्टिव डिवाइस है। तीसरा पॉइंट क्या आ गया, यूनिलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब है जैसे ही बैटरी की आपने पोजीशन को चेंज किया, बैटरी के पोलैरिटीज को चेंज किया, उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शन क्या है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट करते जाना है आपको नोट। नॉन लीनियर डिवाइस होता है। फिर ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, यानी कि इसके ऊपर जो करंट कंट्रोल किया जाएगा वो किससे किया जाएगा, करंट से। और फिर सोर्स भी कौन सा हो गया, करंट सोर्स हो गया। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट कंट्रोल डिवाइस है। जबकि हम जब एफईटी की बात करते हैं तो एफईटी जो होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। ये कौन सा डिवाइस है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, ये हो गया नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। फिर क्या पॉइंट आ जाएगा, करंट कंट्रोल डिवाइस, करंट कंट्रोल डिवाइस। और करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल करंट कंट्रोल करंट सोर्स, करंट कंट्रोल एंड करंट सोर्स। ठीक, इतने पॉइंट सबको ध्यान रहेंगे। पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंट सेमीकंडक्टर डिवाइस है। दूसरा एक्टिव डिवाइस है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, वन लाइनर सीधे। यूनिलैटरल होता है। यूनिलैटरल का मतलब मैं फिर से बता देता हूं, बैटरी की पोलैरिटी चेंज करी उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शंस चेंज होंगी। नॉन लीनियर होता है, करंट कंट्रोल है और करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। अब जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, तो इसके इनपुट पर भी कौन रहेगा, करंट रहेगा और इसके आउटपुट पर भी कौन रहेगा, करंट रहेगा। ठीक है, इनपुट पर भी क्या रहेगा, करंट, और आउटपुट पर भी क्या रहेगा, करंट रहेगा। तो जब हम कह रहे हैं कि करंट कंट्रोल डिवाइस है तो इसका जो इनपुट है, इनपुट पर कौन होगा, करंट आई, और इसका जो आउटपुट है उसके ऊपर भी कौन रहेगा, करंट, यानी कि आई। इसके आउटपुट पर भी कौन रहेगा, करंट, यानी कि आई। इनपुट पर भी आई और आउटपुट पर भी कौन रहेगा, आई रहेगा। फिर उसके बाद बाइपोलर जंक्शन डिवाइस है। बाइपोलर है, बाइपोलर है इसका मतलब यहां पर दो चार्ज करियर है, एक है मेजर चार्ज करियर और एक है माइनर चार्ज करियर। तो फिर क्या हो गया, बाइपोलर है। बाइपोलर है तो दो चार्ज करियर यहां पर, टू चार्ज करियर्स, टू चार्ज करियर्स। टू चार्ज करियर्स कौन कौन से हो गए, एक हो गए मेजर चार्ज करियर और एक हो गया कौन सा, माइनर। अब कोई भी हो सकता है, मेजोरिटी में होल्स भी हो सकते हैं, माइनॉरिटी में भी होल्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा आप डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि इनकी जो चार्ज है न्यूट्रल होता है। चार्ज के हिसाब से न्यूट्रल होता है, मतलब आप होल्स को आप पॉजिटिवली चार्ज नहीं कह सकते, इलेक्ट्रॉन को आप नेगेटिवली चार्ज नहीं कह सकते। इलेक्ट्रिकली ये दोनों ही क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकली दोनों ही न्यूट्रल होते हैं। अब माइनॉरिटी चार्ज करियर्स की वजह से क्या आती है, लीकेज करंट आती है ना। माइनॉरिटी चार्ज करियर जो है वो अगर है तो उसकी वजह से क्या आएगा, लीकेज करंट आएगा। तो लीकेज करंट ड्यू टू, लीकेज करंट, लीकेज करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज करियर्स, माइनॉरिटी चार्ज करियर। अब लीकेज करंट आ गई, तो लीकेज करंट आ गई तो उससे उसकी जो ऑपरेशन है वो क्या हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे। अगर ये लीकेज करंट आ गई
तो लीकेज करंट से उसके ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे। तो डिले ऑपरेशंस का मतलब क्या है, जो स्विचिंग सर्किट है उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो स्विचिंग सर्किट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। स्विचिंग सर्किट स्पीड स्लो, तो जो स्विचिंग सर्किट रहेगा उसकी स्पीड क्या रह जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, स्विचिंग सर्किट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा तो उसकी वजह से लीकेज करंट आएगा ही आएगा। हाई टेम्परेचर पर ये सेंसिटिव रहेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके हिसाब से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि लेस थर्मल स्टेबल होते हैं, हाई टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो टेम्परेचर सेंसिटिव और लेस थर्मल स्टेबल, ठीक है। तो ये जो इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं इनमें से क्वेश्चन क्या बनेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो जो ट्रांजिस्टर है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, एक्टिव डिवाइस होता है, यूनिलैटरल होता है, नॉन लीनियर होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस है, करंट कंट्रोल और करंट सोर्स है। क्योंकि करंट कंट्रोल है तो इनपुट पर भी कौन होगा, करंट होगा, आउटपुट पर भी कौन होगा, करंट होगा। बाइपोलर होते हैं, दो चार्ज कैरियर होते हैं, एक होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एक होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल की जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि होल्स पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। लीकेज करंट आती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, जिसकी वजह से ऑपरेशंस इसके डिले हो जाते हैं। डिले होने का मतलब है स्विचिंग सर्किट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सारे के सारे वन लाइनर पॉइंट्स हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे सीधे टिकाने आपको। फिर जो ट्रांजिस्टर है इसका मेन एप्लीकेशन होता है गेन के लिए, तो गेन का बैंड विड्थ के साथ एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, गेन इनटू बैंड विड्थ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, फिर रिलेशन आता है गेन इनटू बैंड विड्थ is equals to constant, gain is into bandwidth is equals to constant। ट्रांजिस्टर जो है उसका मेन जो यूज है वो किस लिए है, वो गेन के लिए। तो गेन हाई होगा तो बैंडविड्थ आपको क्या करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा। तो फॉर हाई गेन बैंडविड्थ इज लो। तो यदि गेन हाई है तो बैंडविड्थ क्या करना पड़ेगा, आपको लो करना पड़ेगा। इसका मेन एप्लीकेशन क्या है, एम्पलीफिकेशन के लिए। जो करंट है उसको क्या करना, एम्पलीफाई करना। तो मेन एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर क्या है, एम्पलीफिकेशन। इसका जो मेन एप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, एम्पलीफिकेशन होता है। ये याद रखना, गेन इनटू बैंडविड्थ किसके बराबर आएगा, कांस्टेंट। गेन को बढ़ाओगे तो बैंडविड्थ इसका लो हो जाएगा। मेन एप्लीकेशन क्या होता है, मेन एप्लीकेशन होता है इसका एम्पलीफिकेशन। ठीक है, मेन एप्लीकेशन क्या होता है, इसका एम्पलीफिकेशन होता है। फिर उसके बाद अगर इसके फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें, फिजिकल स्ट्रक्चर। हम बात करते हैं इसके फिजिकल स्ट्रक्चर की। फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो बीजेटी को हम तीन तरह से बांटते हैं। एक होता है ई, और एक होता है बी, और एक होता है सी। ठीक है, ई बी सी तीन टर्म होते हैं इसमें, ई बी सी। ई का मतलब एमिटर, बी का मतलब है बेस, और सी का मतलब है क्या, कलेक्टर। तीन टर्मिनल्स होते हैं ना, एक एमिटर, एक बेस और एक कलेक्टर। और जंक्शन बनते हैं दो जंक्शन बनाने के लिए एक को आपको कॉमन करना पड़ेगा। दो जंक्शन बनाने के लिए, क्योंकि दो बैटरी लगती है, दो बैटरी के हिसाब से यहां पर चार टर्मिनल बन जाते हैं, पर आपको तीन बनाने तो एक को कॉमन करना पड़ेगा, तो इसलिए दो जंक्शन बनते हैं। तो तीन टर्मिनल और दो जंक्शन। तो यहां पर अगर मैं बीजेटी की बात करूं तो यहां पर तीन टर्मिनल बनेंगे, तीन टर्मिनल और दो जंक्शन। तीन टर्मिनल दो जंक्शन। तीन टर्मिनल में कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा तुम्हारा ई एमीटर, एक टर्मिनल हो गया बेस,
और एक टर्मिनल हो गया कलेक्टर। इसी तरह से दो जंक्शन बन जाएंगे, एक बन जाएगा कौन सा EB और एक बन जाएगा CB। एक जंक्शन बन जाएगा EB और एक जंक्शन बन जाएगा कौन सा CB, कॉमन बेस कलेक्टर बेस, और एक हो जाएगा एमिटर बेस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एमिटर बेस, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कलेक्टर बेस। इसका मतलब हो गया कलेक्टर बेस, इसका मतलब हो गया एमिटर बेस। अगर EBC की बात करूं तो डोपिंग सबसे ज्यादा होगी किसके अंदर, एमिटर के अंदर। फिर जो सबसे कम डोपिंग है वो किसके अंदर होती है, बेस के अंदर, और मॉडरेट किसके अंदर होती है, कलेक्टर के अंदर। सबसे जो साइज की अगर हम बात करें तो साइज के हिसाब से सबसे बड़ा जो होता है कलेक्टर होता है। मीडियम साइज किसका होता है, मीडियम साइज होता है बेस का, और जो सबसे कम साइज जो होता है, सॉरी, वो होता है किसका, बेस का। और मॉडरेट साइज जो होता है वो किसका होता है, एमिटर का होता है। तो अगर मैं डोपिंग की बात करूं तो यहां पर अगर मैं लिखूं डोपिंग, अगर मैं बात करता हूं डोपिंग, तो डोपिंग सबसे ज्यादा किसमें है, यहां पर है एमिटर में। फिर यहां पर जो बेस की बात करूं तो यहां पर डोपिंग जो होती है वो होती है लो, और मॉडरेट डोपिंग कहां पर होती है, कलेक्टर में। तो यहां पर क्या आ जाएगा, लो डोपिंग, और यहां पर क्या आ जाएगा, मॉडरेट यानी कि मीडियम। अगर मैं बात करूं साइज की, तो साइज में सबसे बड़ा जो होता है वो होता है कलेक्टर। सबसे कम जो साइज होता है, स्मॉल साइज, वो किसका होता है, बेस का। और मॉडरेट साइज जो होता है वो किसका होता है, वो होता है एमिटर का। मॉडरेट साइज जो होता है वो किसका होता है, एमिटर का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन है सीधे सीधे कि सबसे ज्यादा डोपिंग किस में होगी, सबसे कम डोपिंग किस में होगी, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, सबसे कम साइज किसका होगा, ये ध्यान रखना है। फिर ये जो कनेक्शन है, ये जो जंक्शन बनाए हुए हैं, दो जंक्शन बनेंगे, एक बनेगा एमिटर बेस जंक्शन और एक बनेगा कौन सा, कलेक्टर बेस जंक्शन। तो ये जंक्शन जो बनाए हैं इसके बेस पे इसके ऑपरेशंस होते हैं। तो ऑपरेटिंग जंक्शन एंड रीजन। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑपरेटिंग जंक्शन एंड रीजन। ऑपरेटिंग जंक्शन एंड रीजन। ऑपरेटिंग जंक्शन एंड रीजन। ऑपरेटिंग जंक्शन एंड रीजन में कौन कौन से जंक्शन रीजन बन जाएंगे, यहां पर ऑपरेटिंग जंक्शन एंड रीजन में कौन कौन से बनेंगे, एक बनेगा EB है, एक बनेगा CB। EB और CB से, अब EB यदि फॉरवर्ड जंक्शन है, EB को आपने फॉरवर्ड बायस कर रखा है, और CB यानी कि कॉमन कलेक्टर बेस को भी फॉरवर्ड बायस कर रखा है, तो वो किस में चला जाएगा, सैचुरेशन में। यदि दोनों को आपने रिवर्स में कर दिया तो वो किस में चले जाएंगे, कट ऑफ में। यदि EB यानी कि एमिटर बेस जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो रिवर्स बायस में है, तो वो हो जाएगा एक्टिव रीजन। और यदि इसका रिवर्स कर दो, यानी कि एमिटर बेस को रिवर्स कर दो और कलेक्टर बेस को फॉरवर्ड कर दो, तो वो हो जाएगा कौन सा, इनएक्टिव रीजन, है ना, इनवर्स एक्टिव रीजन। तो चार तरह के यहां पर आप ऑपरेटिंग जंक्शन बना सकते हो। पहला लिख दिया मैंने EB, और फिर लिख दिया मैंने CB। ये जो EB जंक्शन है या ये जो CB है, इसको एमिटर डायोड और इसको कलेक्टर डायोड भी कहते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको हम एक और नाम देते हैं एमिटर डायोड, इसको एक और हम नाम देते हैं एमिटर डायोड, एमिटर डायोड, और इसको हम नाम देते हैं कलेक्टर डायोड, कलेक्टर डायोड। अब यहां पर ये अगर किस में, फॉरवर्ड बायसिंग में, ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, और ये भी किस में है, फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग को हम बोलते हैं ऑन, फॉरवर्ड बायसिंग को हम बोलते हैं ऑन। तो ये क्या बनाएगा, ये बना देगा कौन सा रीजन, सैचुरेशन। इसी तरह से अगर ये रिवर्स बायसिंग में और ये भी किस में, रिवर्स बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग को हम क्या नाम देते हैं, ऑफ। तो रिवर्स बायसिंग को हम बोलते हैं ऑफ, ये भी क्या हो जाएगा, ऑफ। तो इसको हम बनाते हैं कट ऑफ रीजन, कट ऑफ। फिर यदि हम इसको कर देते हैं ऑन, इसको ऑन कर दें, यानी कि इसको हम कर दें फॉरवर्ड बायस और इसको हम कर दें रिवर्स बायस, तो ये बनाते हैं कौन सा रीजन, एक्टिव रीजन, एक्टिव। और यदि इसको आप कर दो रिवर्स और इसको आप कर दो फॉरवर्ड, इसको आप कर दो रिवर्स और इसको आप कर दो फॉरवर्ड, तो ये बनाते हैं क्या, इनवर्स एक्टिव रीजन, इनवर्स एक्टिव रीजन।
ये बनाते हैं इनवर्स एक्टिव रीजन। अब इनका अपना अपना यूज है, इनका अपना अपना यूज है। ये दोनों जो है, ये दोनों जो सैचुरेशन और कट ऑफ का जो मैंने लिखा है, ये दोनों यूज होता है स्विचिंग एंड डिजिटल सर्किट्स में। ये दोनों कहाँ यूज होता है? स्विचिंग एंड डिजिटल सर्किट्स, स्विचिंग एंड डिजिटल सर्किट्स, स्विचिंग एंड डिजिटल सर्किट। ये जो है क्या करेगा? ऑन बटन का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा? ऑफ बटन का काम करेगा। जो ये एक्टिव रीजन में लिखा है, ये कहाँ यूज होता है? एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर या एम्पलीफिकेशन, एक्टिव रीजन वाला। और जो ये लिखा है, ये जो इनवर्स एक्टिव जो रीजन लिखा है, इसको हम लिखते हैं अटेन्यूएशन में, अटेन्यूएशन, जहां पर एम्पलीट्यूड क्या करता है? डिक्रीज करता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज। जहां पर एम्पलीट्यूड क्या करता है? डिक्रीज करता है। ये अटेन्यूएशन में काम करता है इनवर्स एक्टिव रीजन। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि यदि एमिटर डायोड, कलेक्टर डायोड दोनों ऑन पोजीशन में है तो ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में होगा? कौन से रीजन में होगा? सैचुरेशन में होगा। यदि दोनों रिवर्स जंक्शन में है, रिवर्स बाइसिंग में है, तो जो ट्रांजिस्टर है वो कौन से रीजन में होगा? तो वो कौन से रीजन में होगा? कट ऑफ रीजन में होगा, है ना? कौन से रीजन में होगा? कट ऑफ रीजन में होगा। फिर पूछ लिया जाता है कि दोनों एक फॉरवर्ड में, यानी कि एमिटर बेस फॉरवर्ड में है, कलेक्टर बेस रिवर्स में है, तो कौन से रीजन में होगा? एक्टिव रीजन में होगा। फिर पूछ लिया जाता है एमिटर बेस रिवर्स में है, कलेक्टर बेस फॉरवर्ड में है, तो कौन से रीजन में होगा? इनवर्स एक्टिव रीजन में होगा। ध्यान रहेंगे, ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर की बात करें, दो तरह के बनाते हैं हम, है ना? एक बनाते हैं एनपीएन और एक बनाते हैं पीएनपी। तो दो तरह के हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, एनपीएन और पीएनपी। तो टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर में दो तरह के हम बनाते हैं, टू टाइप्स। टू टाइप्स, एक हम बनाएंगे एनपीएन और एक हम बनाएंगे पीएनपी। एक हम बना रहे एनपीएन और एक हम बना रहे पीएनपी। फिर इसका सिंबल देख के हम बता सकते हैं कौन सा एनपीएन है और कौन सा पीएनपी है। तो अगर मैं ये बना रहा हूं इस तरह से, ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, दो टर्मिनल निकल रहे हैं यहां से। अब ये वाला जो होगा, ये वाला ये हमेशा किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। यहां पर बेस होगा और यहां पर भी क्या होगा? बेस होगा। एरो जिधर की तरफ होगा, एरो जिस टर्मिनल के ऊपर होगा, वो एमिटर का काम करेगा। ठीक है, कैसे? देखो, एन पी एन बन रहा है, यानी कि यहां पर एन आएगा, यहां पर पी आएगा और यहां पर एन आएगा। पीएनपी बन रहा है, पीएनपी बन रहा है, यानी कि यहां एन आएगा, यहां पी आएगा और यहां पर क्या आएगा? पी आएगा। तो एरो जिधर जाएगा, क्या जाएगा? एरो जिधर जाएगा वो एमिटर बनेगा। एरो जिधर जाएगा, एरो जिधर से आएगा वो क्या बनेगा? एमिटर बनेगा। तो ये मैं पीएनपी बना रहा हूं, तो अगर मैं यहां एरो लगा देता हूं, यहां मैंने एरो लगा दिया ऐसे, तो ये एमिटर हो गया और ये क्या हो गया? कलेक्टर हो गया। अगर मैं एरो इधर लगा देता तो यहां पर एमिटर बनता, यहां पर क्या बनता? कलेक्टर बनता। तो जिस लेग के ऊपर एरो होगा उसको आपको क्या बनाना है? एमिटर बनाना है। इसी तरह से जब पीएनपी है, यानी कि जब एरो अंदर की तरफ जा रहा है तो पीएनपी हो जाएगा। तो यहां पर एमिटर हो गया, अब ये एमिटर हो गया, ये, और ये हो गया कलेक्टर। अगर यहां पर लगाते हैं एरो तो ये हो जाता है एमिटर और ये हो जाता है कलेक्टर। तो ये इसका क्या हो गया? सिंबल हो गया। ठीक है, ये इसका सिंबल हो गया। ये आपको ध्यान रखना, ध्यान रहेगा, जिस पे एरो रहेगा वो बनेगा एमिटर और दूसरा उसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा? कलेक्टर हो जाएगा। पीएनपी में जो एनपीएन में जो एरो है वो किधर की तरफ जाएगा? बाहर की तरफ। और पीएनपी में जो एरो है वो अंदर की तरफ जाएगा। यदि इसके डायोड सर्किट भी हम बनाए, है ना, इसका डायोड सर्किट बनाए तो एनपीएन, तो एनपीएन का डायोड सर्किट कैसे बनेगा? एनपीएन का डायोड सर्किट बनेगा कुछ इस तरह से। एनपीएन का जो डायोड सर्किट है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये एन हो गया, तो ये बन गया एन, ये बन गया पी और ये बन गया एन। ये एनपीएन का डायोड सर्किट बन गया।
इसी तरह से पीएनपी का भी बना सकते हो, है ना। इसी तरह से किसका बना सकते हैं हम, पीएनपी का डायोड सर्किट बना सकते हैं। तो पीएनपी का जस्ट इसका उल्टा कर दो, पीएनपी का जस्ट इसका उल्टा कर दो, तो ये बन गया P, ये बन गया P और ये बन जाएगा हमारा N। तो ये हमने यहाँ पर क्या बनाए, यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर हमने डिस्कस किए, जिसमें दो तरह के हमने बनाए, एक बनाया एनपीएन और एक बनाया पीएनपी। अंतर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस पर एरो रहेगा उस पर आपको बनाना है, क्या बनाना है, जिसके ऊपर एरो रहेगा उसके ऊपर आएगा एमीटर, और दूसरा वाला जो है वो बन जाएगा कलेक्टर। पीएनपी के अंदर एरो का जो साइन है वो अंदर की तरफ होगा, एनपीएन के अंदर एरो जो है वो बाहर की तरफ होगा। एक इक्वेशन इसमें लिखी जाती है, आई ई इक्वल्स टू आई ई आई सी प्लस आई बी। ये ध्यान रखना, आई बी प्लस आई सी ये करंट की इक्वेशन लिखी जाती है, आई ई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी ये इक्वेशन लिखी जाती है। फिर इसके बनाए जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन कितने बनाए जाते हैं, इसके 3 कॉन्फ़िगरेशन बनाए जाते हैं। बात कर ले अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन कितने बनाए जाते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन इसके बनाए जाते हैं 3। तो 3 कॉन्फ़िगरेशन में से कौन कौन से हैं, जिस ऑर्डर में लिख रहा हूं उसी में ध्यान रखना। यहां पर लिख दिया मैंने CB, यहां पर लिख दिया मैंने CB, यहां पर लिख दिया मैंने CE और यहां पर मैंने लिख दिया CC। तो B का मतलब है कॉमन बेस, तो ये क्या हो गया कॉमन बेस, ये हो गया कॉमन एमिटर, ये हो गया कॉमन एमिटर और ये हो गया कॉमन कलेक्टर। ये क्या हो गया कॉमन कलेक्टर। पहला क्वेश्चन ये खुद ही दे रहे हैं आपस में कि इनमें इसमें कौन कॉमन होगा, तो इसके अंदर कॉमन कौन होगा, बेस कॉमन होगा। यहां पर कॉमन कौन होगा, यहां पर कॉमन होगा एमिटर, और यहां पर कॉमन कौन होगा, यहां पर कॉमन होगा कलेक्टर। तो है ना, पहला क्वेश्चन तो यहां से खुद ही बन गया कि कॉमन कौन है। पहले में कॉमन है बेस, दूसरे में कॉमन है एमिटर, तीसरे में कॉमन है कलेक्टर। सवाल आता है कि इनपुट आउटपुट किसको बनाओगे, है ना। देखो मैंने आपको ये बताया कि जो बेस है, बेस का तो कोई रोल होगा नहीं, तो इनपुट आउटपुट किसको बनाओगे। तो अब बेस जो है उसको तो हटा दो, बेस को तो हटा दो, ये लास्ट प्रायोरिटी है। अब हमारे पास बचा है कलेक्टर और हमारे पास बचा है एमिटर, ठीक है, कलेक्टर और एमिटर। तो जब भी कलेक्टर और एमिटर में से हमें ये चुनना हो कि कौन आउटपुट बनेगा और कौन इनपुट बनेगा, तो कलेक्टर को हमें क्या बनाना है, कलेक्टर को हमें बनाना है आउटपुट, और इनपुट किसको बनाना है, इनपुट हमें बनाना है किसको, एमिटर को, अगर हमारे पास ऑप्शन में ये है तो। अब जैसे यहां पर हमें बनाना है कौन कलेक्टर बनेगा, कौन आउटपुट बनेगा, कौन इनपुट, तो वो देखो कैसे तय करेंगे हम, 1 मिनट रुकना। हाँ, तो वो हम कैसे बनाएंगे, देखो कॉमन बेस है, तो बेस यहाँ तो सीधा सीधा कॉमन हो गया, बचा कौन, कलेक्टर, और कौन बचा, एमिटर। तो कलेक्टर एमिटर बचा है, तो इनपुट पर कौन आ जाएगा, इनपुट पर आ जाएगा एमिटर, और आउटपुट पर कौन आ जाएगा, आउटपुट पर आ जाएगा कलेक्टर। कॉमन एमिटर हो गया, तो बचा ही कौन है, बचा है बेस और कलेक्टर। तो कलेक्टर तो क्या बनेगा, कलेक्टर बनेगा आउटपुट, तो आउटपुट कौन हो गया, कलेक्टर हो गया, और इनपुट, अब जब बचा ही बेस है तो बेस क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। अब कॉमन कलेक्टर, तो कलेक्टर को फ्रीज कर दिया, अब बचा हमारे पास कौन सा, इनपुट और आउटपुट, ठीक है, इनपुट और आउटपुट। तो अब आउटपुट किसको बनाओगे, एमिटर को, और इनपुट किसको बनाओगे, बेस को। आउटपुट किसको बनाओगे, एमिटर को, और इनपुट किसको बनाओगे, बेस को। समझ आ गई ये बात, है ना, ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। फिर अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो इनपुट रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किस में होगा, तो जिस ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है उसी में याद रखना। तो इनपुट रेजिस्टेंस सबसे कम कहां पर होगा, कॉमन बेस में, सबसे ज्यादा कहां पर होगा, कॉमन कलेक्टर में। तो इनपुट रेजिस्टेंस यहां पर हो गया लो, यहां पर हो जाएगा मीडियम, और यहां पर इनपुट रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यदि आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें, आउटपुट, तो आउटपुट रेजिस्टेंस उल्टा चला दो। उल्टा चलाने का मतलब है यहां पर आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा हाई, यहां पर आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा मीडियम, और यहां पर आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा लो। यहां पर आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा क्या, लो हो जाएगा, ठीक है, यहां पर आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया लो। ये जो है कॉमन एमिटर, इसमें फेज रिवर्सल होता है कितने का, 180 डिग्री का। इसके अंदर फेज रिवर्सल होता है कितने का, 180 डिग्री का। बाकी दोनों में फेज रिवर्सल होता नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। यहां पर फेज रिवर्सल होता है 180 डिग्री का, बाकी दोनों में फेज रिवर्सल होता नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं कौन किसको एम्पलीफाई करता है,
तो जो कॉमन एमिटर है दोनों को एम्पलीफाई करता है, करंट को भी और वोल्टेज को भी, है ना। एम्पलीफाई बोथ करंट एंड वोल्टेज। ये करंट और वोल्टेज दोनों को एम्पलीफाई करता है, सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। करंट गेन के लिए इसका जो एम्पलीफिकेशन है सबसे ज़्यादा होता है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। कॉमन बेस जो है, कॉमन बेस वो किसको एम्पलीफाई करेगा, वोल्टेज को, और जो कॉमन कलेक्टर है वो किसको एम्पलीफाई करेगा, करंट को। तो ये किसको एम्पलीफाई करता है, ये करता है करंट को, करंट एम्पलीफिकेशन। और ये किसको करता है, ये करता है वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। जो कॉमन कलेक्टर है इसका यूज किया जाता है इंपीडेंस मैचिंग में, इसका यूज किया जाता है इंपीडेंस मैचिंग में, इंपीडेंस मैचिंग। इसका यूज किया जाता है ऑडियो एप्लीकेशंस, इसका यूज किया जाता है ऑडियो एप्लीकेशंस, ऑडियो एप्लीकेशंस। और इसका यूज किया जाता है हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में, हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन। सबसे ज़्यादा जो यूज़ में लिया जाता है तीनों कॉन्फ़िगरेशन में से सबसे ज़्यादा यूज़ में लिए जाने वाला कौन सा होता है, वो होता है कॉमन एमिटर। उसके बाद इनकी इक्वेशन लिखनी होती है। इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन अगर हम लिखें, ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इक्वेशंस। एक मिनट रुको यार, ये हैंग कर जाता है आजकल साला। हाँ, तो ये हमारे काम का है नहीं, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। इक्वेशंस लिखे हैं हमारे पास, तो हमारे पास तीन कॉन्फ़िगरेशन बन रहे हैं। तो तीन कॉन्फ़िगरेशन की इक्वेशन जो लिखे हैं इक्वेशंस, तो पहला कौन सा है, कॉमन बेस, फिर कौन सा है कॉमन एमिटर, और फिर कौन सा है कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन बेस जो था उसमें आउटपुट कहाँ पर आ रहा था, कलेक्टर पर, और इनपुट कहाँ पर आ रहा था, इनपुट आ रहा था हमारे पास किसके ऊपर, एमिटर के ऊपर। हमें हमेशा से ये पता है और पता होना भी चाहिए कि आउटपुट जो है वो हम वाई एक्सेस पर लेते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड में। इक्वेशन जब बनाते हैं वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली, तो वाई जो है वो वाई एक्सेस पर आएगा यानी कि लेफ्ट साइड में, और इनपुट जो है वो एक्स एक्सेस के ऊपर आता है। तो इनपुट यहाँ पर कौन है, एमिटर है, और यहाँ पर सीबी में, और आउटपुट कौन है, कलेक्टर है। तो कलेक्टर करंट हो गई IC, और यहाँ लिख दिया मैंने IE। फिर यहाँ पर कॉमन एमिटर के अंदर जो आउटपुट है वो कौन है, कलेक्टर है, और इनपुट कौन है, बेस है। फिर यहाँ पर आउटपुट कौन है, यहाँ पर है एमिटर, और जो इनपुट है वो कौन है, बेस है। ऐसा ही चल रहा था। अच्छा, अब आइडियल कंडीशन की बात करूं तो आइडियल कंडीशन में इसको लिखते हैं अल्फा। अल्फा होता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, यहाँ पर होता है बीटा, और यहाँ पर होता है गामा। तो ये आइडियल कंडीशन है, ये जो लिखी हुई है ये आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन, ये है आइडियल, ठीक है, ये आइडियल चल रही है यहाँ तक। पर इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है, लीकेज लॉस है, लीकेज है, तो लीकेज की वजह से यहाँ पर लीकेज करंट आएगा। क्योंकि कॉमन बेस है तो इसको हमने लिख दिया ICBO, यहाँ पर हम लिख देंगे ICEO, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ICCO। ठीक, तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन जाती है। अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, अल्फा की वैल्यू यहाँ से लिख लो, यहीं से निकल के आ रही है IC/IE, और इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। और स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है अल्फा की, स्टैंडर्ड वैल्यू वो कितनी होती है, 0.98। इसी तरह से बीटा की जो वैल्यू है वो यहीं से लिख लो, तो क्या लिखोगे, IC/IB, और इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 20 to 500, 20 to 500 इसकी वैल्यू होती है। इसी तरह से गामा की वैल्यू लिखे तो गामा की वैल्यू होती है IE/IB, और इसकी वैल्यू बीटा से हमेशा ज़्यादा होती है, तो बीटा से ग्रेटर देन बीटा, यानी कि 21 to 501 लिख सकते हो, ऐसा इसकी वैल्यू को लिख सकते हो, बीटा से इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। फिर इनके बीच में रिलेशंस होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। रिलेशंस जैसे कि कैसे, जब हम अल्फा का रिलेशन लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं बीटा/बीटा+1, बीटा का लिखते हैं तो अल्फा/1 - अल्फा, गामा का लिखते हैं 1 + बीटा। ठीक है, तो हम रिलेशंस जो लिखते हैं, बीटा अल्फा लिख देता हूं सबसे पहले। अल्फा का जो रिलेशन हम लिखते हैं बीटा/1 + बीटा, और जब मैं बीटा के लिए लिख रहा हूं तो क्या आएगा, अल्फा/1 - अल्फा, ये याद रखना, सिंपल सा है। गामा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 + बीटा, और अल्फा के फॉर्म में लिखोगे तो 1/1 - अल्फा, अल्फा के फॉर्म में लिखोगे तो 1/1 - अल्फा।
कॉमन एमिटर के अंदर जो लीकेज करंट होती है, कॉमन बेस के अंदर जो लीकेज करंट होती है, उन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन होता है ICEO इज इक्वल्स टू ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। ICEO इज इक्वल्स टू ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो जो लीकेज करंट लॉस होता है वो कॉमन एमिटर में ज़्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में? कॉमन बेस के कंपैरिजन में। तो ICEO ज़्यादा होता है किससे? ICBO से। इसका मतलब लीकेज लॉस ज़्यादा होता है किसके अंदर? कॉमन एमिटर के अंदर। तो लीकेज लॉस इज मोर इन कॉमन एमिटर देन कॉमन बेस। लीकेज लॉस यहां पर क्या होता है? ज़्यादा होता है कॉमन एमिटर के अंदर। ठीक है, 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया? 1 अपॉन बीटा प्लस 1 के बराबर आ गया। ये बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर आते हैं इनके करेक्टरिस्टिक कॉमन बेस का आएगा, करेक्टरिस्टिक कॉमन एमिटर का आएगा। ये ज़्यादातर तुम जो चीज़ें पढ़ते हो। तो करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ कॉमन बेस। तो कॉमन बेस का जब मैं करेक्टरिस्टिक कर्व बनाऊंगा तो एक बनाऊंगा इनपुट और एक बनाऊंगा आउटपुट करेक्टरिस्टिक। एक हो जाएगा हमारा इनपुट करेक्टरिस्टिक और एक हो जाएगा हमारा आउटपुट। तो इनपुट करेक्टरिस्टिक में जो करंट है वो कौन सी है? इनपुट करंट है एमिटर करंट, तो मिली एम्पियर में। इसकी यूनिट ध्यान रखना, किस में लिख रहा हूं? मिली एम्पियर में। और एक्स एक्सिस पर कौन आ जाएगा? VEB। एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा VEB। ठीक है, और इसके लिए जब आप ड्रॉ करोगे तो यहां पर जो कर्व है वो कैसा बनेगा? नॉन लीनियर कर्व बनेगा। ये भी किस में आएगी? मिली वोल्ट में आएगी। और जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? नॉन लीनियर, यानी कि ऐसे जाएगा यूं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो एमिटर बेस वोल्टेज है उसके थोड़े से चेंज के लिए करंट में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। ये शो कर रहा है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या है? लो है। तो इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो लो है, और इनपुट रेजिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे? VEB अपॉन IE। VEB अपॉन IB, है ना। और ये किसके ऊपर हम कर रहे हैं? कांस्टेंट कर रखा है हमने इसके, किसको? कलेक्टर बेस वोल्टेज को। तो यहां पर मैं लिख दूंगा एट कांस्टेंट VCB। तो कलेक्टर बेस वोल्टेज को हमने कांस्टेंट किया हुआ है। फिर इसी तरह से इसका ये तो कौन सा हो गया? इनपुट। ये हो गया कौन सा? इसका इनपुट करेक्टरिस्टिक कर्व हो गया। फिर बना लेंगे हम इसका आउटपुट करेक्टरिस्टिक। तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व जो बनेगा, तो आउटपुट में यहां पर कौन आएगा? IC आएगा, IC। और यहां पर कौन आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा VCE। यहां पर कौन आएगा? IC। और यहां पर कौन आ जाएगा? VCB आएगा, है ना। कलेक्टर बेस, सॉरी, यहां पर क्या आएगा? VCB, कलेक्टर बेस। ये बेस आ गया ना यहाँ, तो कलेक्टर बेस। तो इसका जो हमारे पास कर्व आएगा, इसका कर्व कैसे बनेगा? एक लिमिट तक, पर्टिकुलर लिमिट तक जो करंट है वो वोल्टेज के साथ चेंज होगी, उसके बाद जो करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि इस तरह का कर्व बनेगा यहाँ पर। ये फिर ये कर्व बन रहा है ऐसे, ये कर्व बन रहा है। और यहां पर हम लिखेंगे IE को। यहां पर हम क्या लिखेंगे? IE। ये IE की अलग अलग वैल्यू होगी, IE की अलग अलग वैल्यू होगी। ये जो रीजन रहेगा, ये वाला रीजन, ये नीचे वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। इस कट ऑफ रीजन के अंदर जो ट्रांजिस्टर है वो काम नहीं करता है। तो आउटपुट रेजिस्टेंस जो इसका लिखोगे वो क्या लिखोगे? VCB अपॉन IC। और ये कहां पर लिख रहे हैं? एट कांस्टेंट IE। एट कांस्टेंट IE, ठीक है। किस पर लिख रहे हैं? कांस्टेंट IE के ऊपर लिख रहे हैं। फिर इसका बनाते हैं करेक्टरिस्टिक कर्व किसका? CE का। तो करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ CE। CE का मतलब है कॉमन एमिटर। तो इसके भी दो बनेंगे, एक बनेगा इनपुट और एक बनेगा आउटपुट। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं इनपुट और एक बनाएंगे आउटपुट। अब यहां पर जो इनपुट करंट थी किसमें? CE में, वो इनपुट करंट कौन सी थी? IB थी यहां पर, ये ध्यान रखना। और आउटपुट जो यहां पर हमने लिया था वो किस पर लिया था? कलेक्टर पे लिया था। तो इसके लिए जब बनाओगे तो ये बनेगा IB, और IB करंट बहुत कम होती है तो इसको किस में लिखा जाता है? म्यू एम्पियर में लिखा जाता है। वोल्टेज जो रहेगा वो BE वोल्टेज रहेगा, तो यहां पर आ जाएगा VBE। अब ये एक थोड़े से डिस्टेंस के बाद स्टार्ट होगा, ये ऐसे स्टार्ट होगा कर्व, ठीक है। ये कर्व इस तरह से स्टार्ट हो रहा है ऐसे।
यानी कि VBE की एक सर्टेन वैल्यू उसके बाद स्टार्ट हो रहा है। तो VBE की जो वैल्यू है, अगर सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है तो उसके लिए हम 0.7 लेते हैं फॉर सिलिकॉन, बैरियर वोल्टेज भी इसको बोलते हैं। और अगर कौन है, जर्मेनियम है, तो उसके लिए 0.2 और 0.3 फॉर जर्मेनियम के लिए इसको हम 0.2 या 0.3 लेते हैं। ये बैरियर वोल्टेज है। यहां पर भी आप क्या निकाल सकते हो, इसका रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर इसका रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा चेंज इन VBE, और यहां पर चेंज इन बेस करंट, ठीक है। चेंज इन किसके अंदर, बेस करंट, और किस पर, कांस्टेंट VCE पर, एट कांस्टेंट VCE कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर जो कॉमन जो ले रखा है, कॉमन एमिटर, तो वो बीच में आएगा दोनों के, तो इसलिए किस पे आ गया, कॉमन कलेक्टर एमिटर कांस्टेंट वोल्टेज कर रखा है। तो ये तो कौन सा हो गया, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इसी तरह से इसका बना सकते हो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, यहां पर आउटपुट पर कौन जा रहा है, एमिटर तो कॉमन है, तो आउटपुट पर कौन आ जाएगा, कलेक्टर आ जाएगा। और किसके साथ बनेगा, यहां बनेगा VCE, तो यहां किसके साथ बनेगा, VCE, और VCE के साथ बनेगा तो इसकी जो कर्व बनेगी वो इस तरह की बनेगी, ये कर्व बनेगी, ये कर्व बनेगी ऐसे, ठीक है। जैसे वहां बनी थी लगभग वैसा ही कर्व बन रहा है, तो इस तरह का यहां पर कर्व बनेगा। यहां पर जो आप आउटपुट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो आउटपुट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा चेंज इन VCE और चेंज इन कलेक्टर करंट। तो ये यहां पर क्या आ गया, ये आ गया इसका रेजिस्टेंस, ठीक। ये वैल्यूज याद रखना है, ये वाली वैल्यूज जो है ये याद रखना है आप, क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे, ये वैल्यू याद रखेंगे आप, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से मैं इसको समझाया है मैंने आपको। और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जब ट्रांजिस्टर को ऑपरेट आप कराते हो, इसके लिए जब आप DC लोड लाइन का कर्व बनाते हो तो IC VCE, और फिर ये आपने इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऐसे बनाया ना, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व कुछ इस तरह से बनाया, ये जो कर्व बन गया ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और यहां से इस तरह से DC लोड लाइन आपने बनाई है। तो मान लो यहां इसके बीच में कहीं सैचुरेशन, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन कहलाता है सैचुरेशन रीजन। अब इसके अंदर कौन किस में फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, कौन रिवर्स में होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये जो रीजन होता है ये होता है कट ऑफ रीजन, और जो ट्रांजिस्टर है वो किसके अंदर काम करता है, ट्रांजिस्टर इस रीजन के अंदर काम करता है, इसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन। ये ध्यान रखना है ना, ये जो रीजन होगा इसको सैचुरेशन कहेंगे, इसके नीचे का जो रीजन है कट ऑफ। सैचुरेशन और कट ऑफ के अंदर ट्रांजिस्टर काम नहीं करता, वो स्विचिंग सर्किट की तरह काम करता है, ट्रांजिस्टर इन दोनों के बीच के रीजन में काम करता है, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आई होप सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, और अब आपके जो नोट्स है उसमें देख लेना आपने क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, जो मिसिंग है वो इसमें से लिख लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय।